आज की तारीख में अगर आप कोई कार खरीदने जाएं तो कौन सी कार लेना चाहेंगे? क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत हैं। सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल वाली, या फिर हाइब्रिड या इथेनॉल ब्लेंडेड, जिसमें हर कुछ समय में कुछ ना कुछ नया आ जाता है। जैसे E10 से शुरुआत हुई, फिर E20, E25, E30 और आगे पता नहीं और क्या क्या आ जाए। कार एक खरीदनी है और ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब इंसान ले तो क्या ले? कोई कहता है सीएनजी ले लो क्योंकि पेट्रोल का फ्यूचर अनसर्टेन है। दूसरा बोलता है भैया हाइब्रिड सबसे सेफ ऑप्शन है क्योंकि माइलेज भी मिलेगा और रीसेल वैल्यू भी शायद अच्छी मिल जाए। वहीं कोई सलाह दे देगा आपको कि अभी रुक जाओ क्योंकि सरकार E20 से आगे E30, E85, यहाँ तक कि हो सकता है E100 फ्यूल की भी तैयारी कर रही है, पता नहीं कब क्या आ जाए। और अभी तो ईवी के हिमायती बोलना शुरू कर देंगे कि भैया फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का है, इसलिए पेट्रोल या सीएनजी में पैसा लगाना बेकार है। अब सवाल ये है कि आखिर एक आम आदमी, एक आम बायर करे तो क्या करे? क्योंकि कार कोई मोबाइल फोन तो है नहीं जिसे आप हर 2-3 साल में बदल दें। भारत में एक मिडिल क्लास बायर कार को कम से कम 10 से 15 साल चलाने के लिए ही खरीदता है। कई बार तो लोग उससे ज़्यादा भी चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में भैया पॉलिसी ऐसी है कि 15 साल से ऊपर तो आप चला नहीं सकते गाड़ी। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। पर हाँ, एटलीस्ट 10 से 15 साल की तो उम्मीद लेकर चलेगा ना। लेकिन आज उसे यहाँ ये तक नहीं पता कि 5 साल बाद कार चलेगी किस फ्यूल के ऊपर, मतलब टेक्नोलॉजी कौन सी होगी। गाड़ी ले ली तो कहीं आउटडेटेड ना हो जाए। भैया पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड, फ्लेक्स फ्यूल या फिर ईवी, यही कंफ्यूजन आज भारतीय ऑटोमेकर और ऑटो मार्केट की सबसे बड़ी रियलिटी बन चुकी है। कुछ साल पहले तक भारत में E10 फ्यूल की बात होती थी, यानी पेट्रोल में करीब 10% इथेनॉल मिलाया जाता था। फिर सरकार ने E20 को एग्रेसिवली पुश कर दिया, उसको इंट्रोड्यूस किया। अब डिसीजन हो रहा है कि भैया E25 और E30 इन पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, टेस्टिंग चल रही है और ये बहुत जल्दी लागू भी हो सकते हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि 85 और E100 तक भी पहुंचना है, वो भी एक लक्ष्य है, वहां भी जाना है। मतलब 100% इथेनॉल पे गाड़ी चलेगी। पर ये कब होगा, ये आने वाले वक्त में बताया जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इथेनॉल एक अल्कोहलिक बेस्ड फ्यूल है जो शुगर केन यानी गन्ना और मेज जैसे क्रॉप्स जो होते हैं, इनसे बनाया जाता है। इस समय जिसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है E20, यानी वो अभी इस्तेमाल में है। मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण, दोनों को मिला के ये तेल बनता है, ये फ्यूल बनता है। इथेनॉल को लेकर सरकार का लॉजिक साफ है, जो कि अच्छे के तरफ है, पॉजिटिव साइड है। भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है, आप जानते होंगे, और अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं। कई बार सिर्फ ऑयल इंपोर्ट बिल ही $150 बिलियन तक पहुंच जाता है। मतलब करीब करीब 14 से 15 लाख करोड़ रुपए हर साल कच्चे तेल को खरीदने में चला जाता है। अब अगर पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल मिक्स किया जा सकेगा तो ये इंपोर्ट किए जाने वाले तेल की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बच जाएगा, और साथ ही साथ भैया किसानों और शुगर इंडस्ट्री को फायदा भी मिलने लगेगा, और पोल्यूशन भी एक हद तक खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। सुनने में ये पूरा मॉडल काफी शानदार लगता है, सरकार इसी के लिए पूरी तरह कार्यरत है। लेकिन प्रॉब्लम ग्राउंड रियलिटी में शुरू होती है, क्योंकि जो आम बायर है वो क्या करे। अब खुद को एक मिडिल क्लास बायर की जगह रखकर देखिए ना, आप सोचिए उस तरह। आपने 12 से 15 लाख रुपए की कार खरीदने का प्लान बनाया। आपका सबसे बड़ा सवाल सिंपल सा है, जो कार मैं आज खरीद रहा हूं, क्या वो अगले 10 साल तक फ्यूचर प्रूफ रहेगी? सही सवाल है ना। यही सोच के अक्सर आम इंसान जाता है, गाड़ी खरीदने की सोचता, एक प्लानिंग बनाता है। क्योंकि फ्यूल बदलता है तो इंजन टेक्नोलॉजी भी बदलती है, और ये समस्या आम बायर को परेशान कर रही है। हायर इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए इंजन के कई कंपोनेंट्स अलग मटेरियल से बनाने पड़ते हैं ताकि जंग और डैमेज का रिस्क कम हो जाए। कार कंपनीज को बार बार इंजन रीडिजाइन करने पड़ रहे हैं, नई टेस्टिंग करनी पड़ रही है, और कंप्लायंस कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। जिसका असर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आखिर में ये कॉस्ट कस्टमर की जेब से ही निकाली जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार खुद स्टडीज करवा रही है कि हायर इथेनॉल ब्लेंड्स एग्जिस्टिंग व्हीकल्स पर लॉन्ग टर्म में क्या असर डालेंगे। अब अगर सरकार खुद भी टेस्टिंग मोड में है तो आम आदमी कॉन्फिडेंटली कैसे बोले कि यही टेक्नोलॉजी फ्यूचर प्रूफ है?
यही वजह है कि मार्केट में ये डर पैदा हो चुका है कि कहीं पेट्रोल कार का फ्यूचर डीजल कार जैसा ना हो जाए। एक समय था जब भारत में डीजल कार्स सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन मानी जाती थी, उनका जलवा हुआ करता था। लोग डीजल व्हीकल्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह समझा करते थे, लेकिन BS6 नॉर्म्स आने के बाद डीजल इंजन महंगे हो गए, मेंटेनेंस बढ़ गया और धीरे धीरे मार्केट शिफ्ट हो गया। और अब आप देख रहे हैं डीजल गाड़ियां उतनी नहीं बिकती जितनी बाकी कंपैरेटिवली आप देखें पेट्रोल या CNG बिकती है। आने वाले टाइम में यही समस्या पेट्रोल बायर्स के साथ भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि E20 कंपैटिबल कार फ्यूचर में E30 फ्यूल पर स्मूथली चल पाएगी या नहीं। E30 से आगे वाले तो छोड़ ही दीजिए ऑप्शंस, या उसकी कोई रीसेल वैल्यू रहेगी या नहीं भविष्य में। ये तो आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि एक आम बायर एक ही बार शायद जीवन में कार खरीद पाता है। अब ऑटो इंडस्ट्री का हाल भी सुन लीजिए। ऑटो इंडस्ट्री की हालत भी कुछ दो-धारी तलवार पे चलने जैसी है, कुछ अलग नहीं है आम लोगों से। कार कंपनीज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्यूचर आखिर किस टेक्नोलॉजी का होगा, CNG, हाइब्रिड, फ्लेक्स फ्यूल या फिर EV। अगर किसी कंपनी ने गलत टेक्नोलॉजी पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हजारों करोड़ रुपए उनके तो फंस जाएंगे, क्योंकि अगर कंपनी बिल्कुल नई आर्किटेक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स, क्रैश टेस्टिंग, एमिशन कंप्लायंस, फैक्ट्री टूलिंग सब कुछ नया बनाती है ना, तो एक अनुमानित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कॉस्ट करीब करीब 1 से 5 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा टाप सकता है ये पेमेंट और खर्चे का हिसाब किताब। ये एक अनुमान है, लेकिन ये रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी भी नई चीज के चल जाने के मुकाबले फेल हो जाने का चांस ज्यादा होता है। फिर भी आज लगभग हर बड़ी कंपनी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पर एक साथ काम कर रही है। कोई CNG मॉडल लॉन्च कर रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर फोकस कर रहा है, कोई EV लाइनअप बढ़ा रही है, कोई फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स शोकेस कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी किसी को भी फ्यूचर का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। इसी बीच EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि इन्होंने अलग से कंफ्यूजन बढ़ा रखी है। एक तरफ सरकार EV एडॉप्शन को एग्रेसिवली पुश कर रही है, सब्सिडीज भी दे रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बातें भी हो रही हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार नई EV मॉडल्स लॉन्च भी कर रही हैं। नैरेटिव ऐसे बनाया जा रहा है कि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का ही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भारत के लिहाज से अभी भी मिक्स्ड है और काफी हद तक अलग है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप 15 से 20 लाख रुपए की EV खरीदने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला डर क्या आएगा? यही आएगा कि अगर रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा, क्योंकि पेट्रोल पंप जैसे चार्जिंग इकोसिस्टम अभी पूरे देश में डेवलप तो हुआ नहीं है। हालांकि भारत में पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन की संख्या तेजी से बढ़ जरूर रही है। ताजा अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो उसके अनुसार 1 मार्च 2026 तक भारत में लगभग 27,737 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल हो चुके हैं, जिनमें से करीब 22,753 ऑपरेशनल भी हैं, चल रहे हैं मतलब। लेकिन प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की है। मेट्रो सिटीज में सिचुएशन काफी हद तक बेहतर आप कह भी सकते हैं, लेकिन घूमने फिरने तो इंसान हाईवे के जरिए दूर दराज के इलाकों में निकलता है ना, तो हाईवे और टियर 2 टियर 3 सिटीज में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी भगवान भरोसे ही है। अब इमेजिन कीजिए ना कि आप फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं। पेट्रोल कार में टेंशन कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि फ्यूल स्टेशन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है, लेकिन EV में प्लानिंग करनी पड़ती है। रास्ते में चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं, फास्ट चार्जिंग वर्किंग कंडीशन में होगा या नहीं, कहीं पता चला रास्ते में वहीं खड़े रह गए, दिन बीत गया, चार्ज ही नहीं हुई गाड़ी, या फिर चार्जिंग क्यू मिल गई तो क्या होगा, कहीं हमारे से पहले और लाइन में लगे होंगे तो वहां खड़े रहना पड़ जाएगा। यानी ड्राइविंग एक्सपीरियंस सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने तक सीमित नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, उसमें प्लानिंग भी जुड़ जाती है। इसके अलावा बैटरी रिप्लेसमेंट का डर अलग से है। लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। सोशल मीडिया पर लोग बार बार पूछते हैं कि अगर 7 से 8 साल बाद बैटरी बदलनी पड़ी तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, फिर क्या होगा। हालांकि कंपनीज वारंटी दे रही हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव भी हो रही है, लेकिन एवरेज इंडियन बायर अभी भी मेंटली फुल्ली कंफर्टेबल नहीं है इस टेक्नोलॉजी के साथ। और ऑनेस्टली देखा जाए ना तो मिडिल क्लास आदमी रिस्क नहीं खरीदना चाहता, स्टेबिलिटी खरीदता है।
ठीक है, आज ज्यादातर ईवी कंपनीज बैटरी पर 8 साल और तकरीबन 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है, जो कि कम नहीं है, ठीक है, लेकिन 8 साल बाद तो बैटरी बदलनी पड़ेगी ही ना। तब क्या होगा? मतलब इतने किलोमीटर बीत जाएंगे, ये 8 साल खत्म होने के बाद क्या होगा? तब तो बैटरी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ 10 से 15 साल तो लोग गाड़ी चलाते ही है ना, 8 साल का ही तो कोई पैमाना नहीं है। तब क्या होगा? ये एक बड़ी समस्या है। फिर भी मैं एक अनुमानित तौर पर आपको खर्चा बता दूं। एक छोटी ईवी अगर आपके पास है तो खर्च बैठेगा बैटरी बदलने का 8 साल के बाद, मतलब 8 से 9-10 साल बाद आप अगर चलाते हैं उस गाड़ी को, तो 3 से 5 लाख रुपए का खर्च ईवी में बदलाव करने के लिए है। मिड साइज ईवी की अगर बात करें, लाइक नेक्सॉन ईवी वगैरह, तो उसमें खर्च बैठता है 4 से 7 लाख रुपए। और प्रीमियम ईवीज की अगर आप बात करें तो यहां खर्च जो है बढ़ जाता है और बढ़कर हो जाएगा 7 से 12 लाख रुपए का। लेकिन यह भी बताया जाता है कि कई बार पूरा पैक नहीं बदलना पड़ता है, सिर्फ मॉड्यूल सेल रिप्लेसमेंट होता है, जिसका खर्च लगभग 60,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन खर्च तो ये भी मोटा ही है, इतना छोटा खर्च तो नहीं है, 2 लाख रुपए तक अगर चला जाए तो। फिर भी ये कंपैरेटिवली पूरे के पूरे मॉड्यूल या पूरे बैटरी को बदलने से तो कम ही है। खैर, रीसेल वैल्यू भी एक बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों की रीसेल मार्केट दशकों से एस्टैब्लिश्ड है और लोग ढूंढते हैं ऐसी गाड़ियां मिल जाएं तो सही रहता है। लेकिन ईवी रीसेल मार्केट अभी शुरुआती स्टेज में है। 5 से 7 साल पुरानी ईवी की कीमत बैटरी हेल्थ पर कितनी डिपेंड करेगी, इसका क्लियर लॉन्ग टर्म डेटा अभी भी लिमिटेड है। मतलब कोई खास अंदाज़ा नहीं है कि आप 7-8 साल बाद अगर गाड़ी निकालना चाहें कि भैया 8 साल होने से पहले आप सोचें 1 साल पहले गाड़ी निकाल दूं, तो कितने में जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं जानता। यही वजह है कि कई बार सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है वो लो जिस पर विश्वास हो। और पता है असली कंफ्यूजन पैदा कहाँ होती है? असली कंफ्यूजन पैदा होती है पॉलिसी में क्लैरिटी का ना होना। मतलब थोड़ा कह दूं तो सरकार की तरफ से आम आदमी सिर्फ इतना जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी कार खरीदी जाए जो अगले 10 साल तक बिना टेंशन के चलाई जा सके। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट का फेज चल रहा है, जो जरूरी भी है, गलत नहीं है, क्योंकि हमें तेल से भी पीछा छुड़ाना है और अपने देश को ग्रीन इवोल्यूशन का हिस्सा भी बनाना है। हालांकि इस पूरे कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा पिस्ता कौन है? ना अमीर ना गरीब, पिस्ता है एक मिडिल क्लास बायर, जो जीवन भर शायद एक कार खरीदने का सपना देखता है और जब खरीदने जाता है तो जीवन में, क्योंकि वो एक ही बार खरीद पाता है, तो वो ऐसी किसी कंफ्यूजन से जब 2-4 होता है तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। खरीदी जाए तो कौन सी कार खरीदी जाए, यही सवाल आज ऐसे ही छूट जाता है। अब आप बताइए, आपको भी कोई ऐसी कंफ्यूजन है या बस जाकर यूं ही कोई भी गाड़ी आप खरीद कर ले आते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।